विधानसभा में पेश नहीं हुए रणजीत चौटाला, व्यक्तिगत कारणों से नहीं हुए पेश। इस्तीफे को लेकर फंसा है पेच। दुष्यंत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच वाले सीएम के बयान पर दिग्विजय चौटाला का पलटवार, बोले नारायणगढ़ में माफिया गैंग के खिलाफ भी होनी चाहिए जांच। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौल में धर्मवीर सिंह के लिए किया चुनाव प्रचार, प्रदेशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। चरखी दादरी के सांतौर में किसान की दर्दनाक मौत, गेहूं के खेत में लगी आग बुझाते हुए हादसा, 4 एकड़ गेहूं भी जलकर खाक। कुरुक्षेत्र बाखड़ा नहर में डूबा 21 वर्षीय छात्र, 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था मोहित, तीनों को ही तैरना नहीं आता था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बीए फाइनल ईयर का छात्र था मोहित। डोली की जगह उठी अर्थी, शादी से एक दिन पहले दुल्हन की सड़क हादसे में मौत, 2 भाई और एक सहेली गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद में जमीनी विवाद के चलते भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, गाड़ी से कुचलकर मारने की भी कोशिश, सीसीटीवी में कैद खूनी झड़प। गुरुग्राम में कूड़े के ढेर में भीषण आग, कई किलोमीटर तक धुएं से ढका इलाका, लोगों को सांस लेना तक हुआ दूभर, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। तिहाड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे केजरीवाल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का आम आदमी पार्टी को चैलेंज, बोले अगर आपकी आई 13 सीटें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर फिर संपत्ति वाला अटैक, बोले खतरे में है महिलाओं का स्त्रीधन, कांग्रेस तुम्हारी संपत्ति का कर देगी बंटवारा। रामदेव को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, माफीनामा स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 30 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण को फिर होना होगा पेश। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, जेल में केजरीवाल को किया जा रहा है परेशान। संजय सिंह बोले पीएमओ और एलजी कमरों से 24 घंटे केजरीवाल पर रख रहे हैं नजर। राहुल गांधी की सेहत खराब, लगातार तीसरे दिन चुनाव प्रचार कार्यक्रम किए रद्द। आज राहुल गांधी को जाना था वायनाड, इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं हुए थे शामिल। मलेशिया में हवा में टकराए 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, रिहर्सल के दौरान हुआ हादसा, 10 लोगों की मौत। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई खबरों के साथ। हरियाणा में भले ही 4.5 साल बीजेपी और जेजेपी साथ थे, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद अब दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर है। दिग्विजय चौटाला ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। सीएम ने दुष्यंत चौटाला पर बयान दिया था, अब इसी बयान पर दिग्विजय चौटाला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच कराने वाले सीएम के बयान पर नारायणगढ़ में जो माफिया गैंग है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर भी दिग्विजय चौटाला ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को गोल्फ खेलने से फुर्सत नहीं है। जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव के लिए आज चुनाव प्रचार किया गया दिग्विजय चौटाला की तरफ से, और उन्होंने कहा कि राजशाही को सीधी टक्कर दे सकता है राहुल फाजिलपुरिया। तो आपको बता दें कि जेजेपी ने राहुल फाजिलपुरिया को टिकट दी है।
और दिग्विजय चौटाला ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। सीएम ने दुष्यंत चौटाला को लेकर एक बयान दिया था। इसी को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर आरोपों की जांच हो तो नारायणगढ़ में माफिया गैंग के खिलाफ भी जो है वो जांच होनी चाहिए। तो लगातार जेजेपी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर है। इसी के साथ साथ फाजिलपुरिया को जो है जेजेपी ने टिकट दिया है और इस पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राजशाही को सीधी टक्कर राहुल फाजिलपुरिया दे सकता है। राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है और चुनौती दे रहा है, जिनके ये माने कि जिनसे लोग संपर्क करने को डरते थे, जिनके घर जाने को डरते थे, जिनके पीए तक को फोन करने को डरते थे, कुछ ही दिनों में वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजिलपुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। सीएम ने भी कहा है कि अगर कोई हमें आवेदन मिलता है तो हम आरोपों की जांच भी करेंगे। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई, वहां पर जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। जहां हरियाणा में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है, तो वहीं बीजेपी लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही है। बंतो कटारिया के लिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। इस दौरान विज ने कांग्रेस पर तंज कसा। विज ने कहा कि अंबाला में एक ऐसी दुकान है जहां बाराती किराए पे मिलते हैं। कांग्रेस को उम्मीदवारों के लिए भी वही संपर्क करना चाहिए, शायद वो प्रत्याशी भी किराए पर दे दें। हर घर जाएंगे, हर मतदाता को मोदी जी का पैगाम पहुंचाएंगे। जो कुछ मोदी जी ने किया है इस देश के लिए और जो वो करने का सोच रहे हैं, हम उससे लोगों को बताएंगे उसके बारे में। तो उनको मेरा ख्याल मिल नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो, और मेरा उनको सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे शहर में एक दुकान है जहाँ पर किराए के बाराती मिलते हैं, उनसे पता कर ले, शायद किराए के कैंडिडेट भी मिलते हो। फेक पार्टी की फेक ही आएगी, इसमें गलत क्या है? वहीं रणजीत चौटाला की विधायकी पर फंसा पेच अभी बरकरार है, क्योंकि आज भी इस्तीफा देने नहीं पहुंचे रणजीत चौटाला। आपको बता दें, आज उन्हें विधानसभा पहुंचना था और उनके जो इस्तीफा दिया गया है उसके सत्यापन की जांच के लिए उन्हें स्पीकर ने बुलाया था, लेकिन वो आज नहीं पहुंचे हैं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निजी कारणों से जो है रणजीत चौटाला आज नहीं आ पाए हैं। अब 30 अप्रैल को सत्यापन के लिए उन्हें बुलाया गया है। 24 मार्च को उन्होंने पत्र के माध्यम से इस्तीफा दिया था। 2019 में सिरसा की रानिया सीट से निर्दलीय चुने गए थे रणजीत सिंह चौटाला, तो आज वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं और अब 30 अप्रैल को सत्यापन के लिए स्पीकर ने उन्हें बुलाया है। मैंने उनको आज यानी 23 अप्रैल के लिए आज 12 बजे के लिए पत्र लिख करके कहा था कि वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर के अपने त्याग पत्र के बारे में स्पष्टीकरण दें, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन के द्वारा सूचित किया है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से आज वो यहाँ पर हाज़िर नहीं हो सकते और कोई अगली तारीख उसके लिए उन्हें दी जाए, कोई समय दिया जाए। तो मैंने ये निर्णय किया कि 30 अप्रैल को उनको दोबारा से विधानसभा के अंदर यहाँ आकर के अपना स्पष्टीकरण देना होगा, ताकि उसके ऊपर हम कोई निर्णय कर सकें। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने हुड्डा परिवार पर निशाना साधा है। हुड्डा परिवार कांग्रेस आला कमान में पकड़ में आ चुका है। हुड्डा परिवार भय और परिवारवाद की राजनीति करता है। कांग्रेस के अलावा जनता भी ये जान चुकी है। ये सब कुछ कहा है बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। वहीं कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उनकी सूची अभी तक ना आने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों के
मैदान में आने पर ही हकीकत पता लगेगी। पीएम मोदी के बारे में भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। लोग कहते हैं अब की बार कांग्रेस हाईकमांड जो टिकट बांटता है उसकी भी ये पकड़ाई में आगे है। आप समझे ना, ये हुड्डा परिवार उसकी भी पकड़ाई में आ गया है कि भी किस तरह से परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनको भी पता लग गया है किस तरह से दुष्प्रचार करके, अफवाहें फैला करके, भय का वातावरण बना करके ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये बात मुझे लगता है उनकी समझ में भी आ गई है और जनता की तो समझ में क्लियर कट आई गई है कि किस तरह का माहौल ये बनाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और भय का वातावरण पैदा करते हैं। आपने देखा भी किस तरह की स्टेटमेंटें ये देते हैं कि भाई आप जो है मार काट हो जाती है। 5 साल के बाद इनको याद आया है, तो ऐसा माहौल बना करके ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने पूरे हरियाणा में इनको पकड़ लिया है। तो अरविंद शर्मा ने जहां हुड्डा परिवार पर जमकर हमला किया, वहीं कुमारी सैलजा ने बीजेपी के दावे पर तंज कसा है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। नए सीएम से हरियाणा संभलने वाला नहीं है। कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करेगी। ये सब कुछ सैलजा ने कहा और इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों में से 6 कांग्रेसी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से भाषण दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब समाज को बांटने की बात करे तो ये देश जो कि हर धर्म का, हर जाति का देश है, आपस में भाईचारे का देश है, शांति का देश है, ये देश इस तरह की बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करे। दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी के जो नारे थे 400 पार, 370 पार, पहले चरण में ही जो खबरें आ रही हैं, इनके ये सारे नारे, इनके सारे जो ये क्लेम करते हैं, वो सब ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचे। कांग्रेस कैंडिडेट्स जल्द ही, क्योंकि कई समीकरण देखने पड़ते हैं और हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो प्रचार प्रसार में बिजी भी हैं, तो वहीं मोहाली में हरियाणा के पुलिसकर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। बेरहमी से पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतारा गया है। मृतक के चेहरे पर कई वार किए गए हैं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के पास ये लाश मिली है। लाश मिलने के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और मृतक की पहचान अजीत के तौर पर हो पाई है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौका वारदात की ये तस्वीरें। मोहाली में हरियाणा के पुलिसकर्मी की हत्या हुई। बेरहमी से मौत के घाट जो है उसे उतारा गया है। चेहरे पर कई वार किए गए हैं। अजीत के तौर पर जो है वो पीड़ित की पहचान की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक फिलहाल इस मामले में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अजीत, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अजीत कुमार सिंह जो एसओपी यानी कि हरियाणा पुलिस में एक हरियाणा पुलिस का कर्मी था और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि पंचकुला में ही उसकी ड्यूटी थी और मलोया में अपने परिवार के साथ रहता था, यानी कि चंडीगढ़ के मलोया में वो अपने परिवार के साथ रहता था जी। वहां पर कैसे पहुंचा, किसने मारा, जो उसके जो पूरा उसके जो फेस पर काफी बुरी तरह से बेरहमी से पत्थरों से वार किया गया था और उसके बाद मारकर उसको फेंका गया या कौन जो पूरे इस वारदात को अंजाम किसने दिए, सारी चीजों को लेकर पुलिस अब पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन काफी हैरानी की बात यह है कि ड्यूटी पर
जो है वो कल गया था और रात को नहीं लौटा, और उसके बाद आज सुबह उसका शव मिला है बिल्कुल पंचकुला और मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर के एरिया में, और जंगलों में उसका पूरा शव मिला है और पूरी बावर्दी में था। कई चीजें इसमें देखने वाली हैं कि आखिर किन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और किस तरह से अजीत कुमार सिंह की किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश थी, पुरानी कोई आपसी लड़ाई थी। सारी चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक हालांकि कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई। जी शुक्रिया मनोज ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल किसी भी तरह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। बेरहमी से एक पुलिस कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया। पंचकुला में ड्यूटी थी अजीत की और मोहाली बॉर्डर पर यह शव बरामद हुआ है। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हो गई। फरीदाबाद के सीही गांव में जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडों के साथ एक दूसरे को बेरहमी से पीटा है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी जो है वो सामने आया है और गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों कहा हो? अरे ये तो हमारी चौपाल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? बाहर निकलो तुम यहाँ से। मैंने ये कही बिल्कुल तू निकाल दे बाहर से। तो दर्शन ने मेरे से ही पता क्या कहा कि तू अकेला लल्ले मेरे से। तो उसको लगा कि भाई इसके साथ दो और है, तो कह रहे अकेले लल्ले मेरे से। लल्ले भाई, तो उसी में मेरे हुई है जी हाथापाई। उसके बाद फिर उसके घर वाले आए, वो शिवराम और रामकृष्ण मलिक, उसका लड़का था रामकृष्ण मलिक। नहीं वो तो गाड़ी तो बाहर का अंदर कल का हुए, परसों की बात बता रहा हूँ मैं, जो चौपाल पे हुई। पहले लड़ाई हाँ, गाड़ी कौन? गाड़ी ये इनका है बाली, रामकृष्ण भाई है, इसका भाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि सोनीपत के रहने वाले चिराग का आज अंतिम संस्कार हो गया है। कनाडा के वैंकूवर में अज्ञात हमलावरों ने चिराग की हत्या कर दी थी। 13 अप्रैल को चिराग की हत्या की गई थी। एमबीए की पढ़ाई करने गया था और अब जो वर्क वीजा पर सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। चिराग की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। चिराग अंकल 24.5 साल का था, कनाडा गया था एमबीए करने। एमबीए उसकी क्लियर हो गई थी, वर्किंग वीजा पर काम कर रहा था। क्या हादसा हुआ जी उसकी? उसका पता ही नहीं लगा, बता रहे हैं उनका अंदाजा अभी तक तो कि किसी और के धोखे में मारा गया। तो क्या कनाडा प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? पूरा अपना इंडिया कर रहा है, पूरा कनाडा कर रहा है, सब प्रशासन ने पूरी मदद करी है मेरी डेड बॉडी के लिए, उसमें भी बेटे के लिए, और हर चीज में पूरी मदद कर रहा है। कितनी उम्र तक? 24.5 साल। शादी की कोई? ना शादी नहीं करी थी अभी। तो क्या कोई शक हो किसी पर? कैसे? ना किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अगली खबर सोनीपत से, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। अपने किसी परिचित से पीड़ित मिलने गया था। चाय की दुकान चलाता था पीड़ित। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। 3 नामजद समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सोनीपत सदर थाना पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहाँ पे 4 जने बता रहे हैं, 4 जने थे वहाँ पे, हाथापाई करी उन्होंने, उन्हें मारे पीटे, चोटें मारी हैं। उनसे उन्होंने अभी हम जल्दी कार्रवाई हो जाए और जल्दी उनको जो कार्रवाई के थ्रू उनको जो भी सजा मिले गिरफ्तार करें। 22 अप्रैल को शाम के समय थाना सदर सोनीपत में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सेक्टर 12 के नजदीक शादीपुर की जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा है। जिस सूचना पर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि चोटिल व्यक्ति को उसका लड़का दीपक सिविल हॉस्पिटल सोनीपत ले गया। पुलिस टीम के अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि घायल व्यक्ति शमशेर की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर थाना पुलिस ने धारा 302 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे तफ्तीश जारी है। वहीं गुरुग्राम में कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लगी है, जिससे धुआं हो चुका है गुरुग्राम। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ये आग लगी हुई है। बंधवाड़ी गांव के डंपिंग यार्ड में आग का तांडव देखने को मिला।
कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद से हजारों टन कचरा यहां आता है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन धुएं से शहर के लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डंपिंग ग्राउंड की कि कैसे आग लगी हुई है। कई किलोमीटर दूर से ही धुआं देखा जा सकता है। अब धुएं के गुबार से लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। ये सर हमें कल शाम को 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि खत्ते में आग ज़्यादा है। वैसे तो हमने एक गाड़ी यहाँ पे स्टैंड बाई खड़ी की हुई है, उस गाड़ी ने काम किया। उसके बाद उन्होंने बताया भाई आग ज़्यादा हो गई है, आप गाड़ियाँ और भेजें। तो हमने 4 गाड़ियाँ गुड़गांव से और भेज दी थी। उन्होंने सुबह 3 बजे तक काम किया, आग को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद अचानक से आप देख रहे हो पीछे एकदम से आग भड़क गई थी। और उसके बाद फिर हमारे पास 5 बजे मैसेज आया सुबह कि भाई आग ज़्यादा हो गई है, आप गाड़ियाँ और भेजो। फिर हमने गुड़गांव से 8 गाड़ियाँ गुड़गांव से और 4 गाड़ियाँ फरीदाबाद से बुला करके अब आग को हमने पूरी तरह कंट्रोल में किया हुआ है। और शाम को तकरीबन शाम तक 6-7 बजे तक हम आग को पूरी तरह कंट्रोल में कर लेंगे। किसी के हताहत होने की किसी का नहीं, अभी तक कोई समाचार नहीं है। हमारे 40 कर्मचारी कंटिन्यू यहीं पर लगे हुए हैं। क्या कारण था इसका और लगातार अब आग भड़क रही है, इसके पीछे का क्या कारण? इसके पीछे का सर ये कारण है, जो खत्ता है ना यहाँ पे गैस बन जाती है, गंदगी इकट्ठी हो गई गैस बन जाती है और गर्मी ज्यादा होने के कारण अचानक से उसमें आग लग जाती है। रोहतक में सुनो नहरों की पुकार नाम का संगठन लोगों को नहरों को दूषित होने से बचाने की मुहिम में जुटा है। संगठन से जुड़े सदस्य लोगों को नहरों के पानी को दूषित ना करने के बारे में जागरूक करते हैं। तकरीबन 2.5 साल पहले शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे नहरों को दूषित किया जा रहा है और उनको जितना दूषित किया जाएगा शुद्ध पानी पर खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। रोहतक में एक सुनो नहरों की पुकार नाम से मिशन की शुरुआत की थी और मिशन का उद्देश्य ये था कि हमारे जो जोन है, जिस जोन में हम रहते हैं, इस जोन में कुएं जो हर तालाब भरपूर मात्रा में थे और पेयजल का मुख्य स्रोत वही थे। नहरें थी परंतु नहरों का जो पानी था लगभग वो सिंचाई में काम आता था, परंतु जो शहरों पर बस्ती का बोझ बढ़ा उसके साथ साथ जो पेयजल की तंगी आने लगी, तो नहरों का और विकल्प के तौर पर जो पानी है बढ़ाया जाने लगा। और आज के समय ऐसा है कि जब नहरों का जो पानी है, रोहतक के पास 2 नहरें हैं, एक तो जेएलएन के नाम से, एक बीएसपी के नाम से। इन नहरों में हमने देखा कि विभिन्न प्रकार का जो सामान है वो बहुत ज्यादा नहरों प्लास्टिक की थैलियों भर लोग डाल रहे थे। चलो भाई आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए, अच्छी बातें रखनी भी चाहिए, पूजा पाठ कीजिए, करने चाहिए, परंतु पानी भी हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे पहले पूजा जाता है। जो भी धार्मिक हमारा अनुष्ठान होता है सबसे पहले शुद्ध पानी ही मांगते हैं। अगर वो पानी शुद्ध नहीं रहेगा तो अनुष्ठान करने का क्या फायदा। दूसरा ये हमारे मिशन का उद्देश्य ये है कि हर आदमी को शुद्ध जल मिले और शुद्ध जो जल है वो नहरों का ही बचा है। अगर उसको हम आस्था के नाम पर यूं ही प्रदूषित करते रहे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। मैं 2-4 एग्जाम्पल ऐसे देना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे घर में हवन यज्ञ हुआ, हवन यज्ञ के बाद मैं जो सामान था वो कहते हैं ये पानी में प्रवाहित करके आना है, सिर्फ पूजा पाठ के बाद सामग्री कहते थे। उस सामग्री के साथ साथ मैं जितने प्रकार का सामान आया, मान लीजिए हवन सामग्री लेकर आए उसका रैपर, लकड़ी लेकर आए उसका रैपर, धूप का रैपर, अगरबत्ती रैपर, जो रोड़ी मोड़ी कपूर सबके रैपर भी और पैकेट भी और प्लास्टिक की छोटे छोटे पैकिंग भी, वो सारा विभिन्न प्रकार की थैलियों में बंद करके नहर के अंदर डाल देते हैं। अगर ये यूं ही डालते रहे प्लास्टिक ज्यादा तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे जोन में कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।